तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बजट की कुछ खास बातें लगातार बता रहे हैं कि निर्वाचन के लिए 152 करोड़ का बजट पेश किया गया। आज 57,000 करोड़ का करीब बजट पेश किया त्रिवेंद्र सरकार ने। आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किन किन विभागों के लिए क्या क्या बजट रहा। निर्वाचन के लिए 152 करोड़, आबकारी के लिए 35 करोड़, पुलिस और जेल विभाग के लिए 2,304 करोड़ का बजट पेश किया गया। शिक्षा, खेल और युवा कल्याण संस्कृति विभाग के लिए 9,450 करोड़, चिकित्सा और परिवार कल्याण के लिए 3,188 करोड़, सूचना विभाग को 277 करोड़ का बजट मिला। श्रम और रोजगार विभाग के लिए 486 करोड़, कृषि और अनुसंधान के लिए 1,108 करोड़, सहकारिता विभाग के लिए 182 करोड़, ग्रामीण विकास के लिए 2,313 करोड़, लोक निर्माण विभाग के लिए 2,376 करोड़, उद्योगों के लिए 353 करोड़। हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से प्रगति जी। प्रगति, कैसा रहा बजट? आम जनता की उम्मीदों पे कितना खरा उतरा? इसके अलावा आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा करी, गैरसैंण को कमिश्नरी बना दिया गया है। कमिश्नरी बनाने की घोषणा करी है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। एक तरह से देखा जाए तो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण उसके लिए एक सुखद समाचार भी है पहाड़ के लोगों के लिए, क्योंकि पहाड़ की राजधानी गैरसैंण की लगातार जो है आंदोलनकारी मांग उठाते रहे हैं। क्या इसको एक आंदोलनकारी जो हैं, जो उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो जनता है, क्या इसे एक पॉजिटिव वे में लेगी? क्या 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र सीएम का जो त्रिवेंद्र सरकार का जो ये फैसला है, ये लोक लुभावन फैसला है? जी बिल्कुल गौरव, अगर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाना ये एक त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का एक ऐसा फैसला है जो सीधे तौर पर उत्तराखंडियों के दिलों पर असर करता है। यानी कि जो उत्तराखंडी हैं वो राज्य गठन के बाद से ही इस बात की मांग करते आए थे कि पहाड़ की जो पहाड़ी प्रदेश उत्तराखंड है उसकी राजधानी पहाड़ में ही होनी चाहिए। और ऐसे में गैरसैंण को जिस तरीके से त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा दिया है, तो ये सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो आगामी साल 2022 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं उसमें ये सीधे तौर पर असर डालेगा। और जाहिर सी बात है कि लोगों पर इसका एक बिल्कुल बेहतरीन असर पड़ते हुए हम देख सकते हैं। जो उत्तराखंडी हैं, जो विशेषकर जो पहाड़ की जनता है, वो सरकार के इस फैसले से काफ़ी खुश है, क्योंकि अगर हम गैरसैंण की बात करें तो गैरसैंण चमोली जनपद में है, लेकिन ये एक तरीके से कुमाऊं और गढ़वाल मंडल का बॉर्डर क्षेत्र भी है। तो कहीं ना कहीं गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी जैसा कि बनाई गई है, तो इससे गैरसैंण का तो विकास होगा ही होगा, और इसके साथ ही जो आसपास के जो अन्य पहाड़ी इलाके हैं, जो छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, वहां भी विकास पहुंच सकेगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो फैसला है ये एक अहम भूमिका आगामी 2022 में होने जा रहे विधानसभा चुनाव में निभाने जा रहा है। गौरव, आप हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ स्तंभकार, तो हम जो है उनसे बात करेंगे, जानेंगे संक्षेप में कि बजट में आम लोगों के लिए क्या क्या खास रहा जी। क्योंकि बेरोजगारी, रोजगार और महंगाई जो है ये लगातार बड़ा मुद्दा रही है। कांग्रेस भी इस पे लगातार हमलावर रही है। इसको लेकर के त्रिवेंद्र सरकार ने क्या क्या सौगातें दी हैं आम जनता को जी? जी बिल्कुल गौरव, हमारे साथ वरिष्ठ स्तंभकार डॉक्टर सुशील कुमार जी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईटीवी भारत में। सुशील जी, जैसा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार का ये 5वां और आखिरी बजट आज पेश हुआ है, और ये बजट जो है ये 57,000 करोड़ से ज़्यादा का है। कैसे देखते हैं आप इस बजट को? और इस बजट को अगर हम उत्तराखंड की जनता के लिहाज से देखें तो जनता के हाथों में इस बजट से क्या कुछ जाने जा रहा है? देखिए प्रगति जी, एक चीज़ को समझिए कि देश का बजट हो या प्रदेश का, यह जनता का कहीं ना कहीं उसकी सूरत झलकती है इसमें। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बीच में जनता आती है और देश की अर्थव्यवस्था के बीच जनता आती है। जैसा कि आपने कहा और है भी कि 57,400 करोड़ का बजट पेश किया गया, थोड़ा और ज़्यादा है, इससे सैकड़ों में चले जाएंगे। ये ऑलमोस्ट वैसा ही बजट है जैसे पिछले साल का था, और पिछले साल भी 4 मार्च को ही बजट पेश किया गया था, ठीक है। और करीब 2,000 करोड़ का लगभग डिफरेंस है इसमें। सवाल ये होता है कि जनता के हिस्से में क्या खर्चा जाएगा।
जनता क्या देखती है? जनता शिक्षा देखती है, चिकित्सा देखती है, रोजगार देखती है, पर्यटन से उसका विकास देखती है। अब चूंकि उत्तराखंड में जो चार धाम यात्रा थी, स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल और तमाम तरह के मेडिकल, इकोलॉजिकल, तमाम तरीके के टूरिज्म से कहीं ना कहीं जनता ओतप्रोत है। तो पहाड़ के लोग, हर जिले के 13 जिले के अलग अलग हिस्सों के लोग सोचेंगे कि भाई हमारे हिस्से में क्या है। तो अब हिस्सा कैसे बंटेगा? जैसे सपोज एक अगर 100 रुपया है, उसमें 10 लोगों को बांटना है, तो एक नियम तो यह 10-10 रुपया दे दिया जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। किसी को शर्ट चाहिए तो ये मिलेगा, किसी को अगर पेन चाहिए तो ये मिलेगा, किसी को ये चाहिए। तो इसी तरीके से बजट का बंटवारा होता है। जैसे 16,000 करोड़ रुपया सैलरी में जाएगा, तो 57,000 करोड़ में से ये निकाल दीजिए। 6400 करोड़ रुपया जो होगा ये जाएगा पेंशन में, इसको भी निकाल दिए तो जाना ही जाना है। और 6052 करोड़ ये सीधे जाएगा आपका ब्याज चुकाने में, जो लोन वगैरह लेते रहते हैं। तनख्वाह बांटने के लिए भी 500 करोड़ रुपये जब देखिए लोन वगैरह, तो उसका ब्याज जाता है। तो कुल मिला के करीब ये देखेंगे तो 28,088 करीब करीब आप कह सकते हैं कि 29,000 करोड़ का बजट तो चला गया इसमें। अब बचा वही 18-19,000 करोड़। 18-19,000 करोड़ में आपको बांटना है। इसमें सामाजिक सुरक्षा है, इसमें चिकित्सा है, इसमें शिक्षा है, इसमें परंपरागत कृषि है, सिमट रही कृषि को कैसे बचाएंगे, इसमें टूरिज्म को कैसे बढ़ाएंगे, इसमें जो पलायन हो रहा है उसके लिए क्या कर रहे हैं, रिवर्स पलायन के लिए क्या कर रहे हैं, किस तरीके से लोक लुभावन और विकास के और आपके पिटारे में चीज़ें हैं, वो सब इसी 18-19,000 के करोड़ में बजट में करना है। तो सरकार देखिए क्या है ना कि सरकार भी अपनी एक पेशो पेश पे रहती है। 1 करोड़ 2 लाख अगर 2011 की जनगणना के हिसाब से देखें तो यहाँ की जनसंख्या 2021 में शायद ये जनसंख्या 10-15 लाख लोग बढ़ ही जाएंगे। तो एक जो इच्छा शक्ति होती है सरकार की, वो इच्छा शक्ति सरकार पैसा इकट्ठा करने में, और जानते हैं कि सरप्लस करना, कर लगाना, क्योंकि इनको भी पता है 2022 में चुनाव का सामना करना है। बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा रूल नहीं बना सकते कि जनता पर उसका, वैसे भी कोरोना में सब पीड़ित रहे हैं, वैसे भी गैस और पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ा हुआ है, वैसे भी ये वैट वसूल ही रहे हैं। एक बार भी हमने नहीं समझते कि 90 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया, सरकार ने कहा भैया हम 1 रुपया वैट कम कर रहे हैं। तो यानी कि इनकी भी अपनी एक समस्या है। तो ये बजट जो है, मैं ये समझता हूँ कि वही पैसा यहाँ वहाँ फिर बांटा जाता है, और इसमें किसके हिस्से में थोड़ा ज़्यादा आ गया, लेकिन अपेक्षा हर साल ज़्यादा रहती है। मेरा तो प्रगति जी यह भी मानना रहता है, जितने साल से मैं लिखता पढ़ता रहा हूँ, हमेशा बजट पे लिखता हूँ, केंद्र बजट पे, हमेशा टीवी डिबेट में भी ये कहता हूँ कि हम नए बजट की चर्चा तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 4 मार्च को जो पिछले साल बजट पेश हुआ था उसका क्या हुआ। हमने बड़े बड़े वादे इरादे जता देते हैं कि साहब हम शिक्षा में, चिकित्सा में या फलाना में, ढिमका में 9,000 करोड़ देंगे, 9,400 करोड़ देंगे, इसमें ये देंगे, लोक निर्माण में ये देंगे, पर्यटन में ये देंगे। लेकिन हम कह रहे हैं पिछले बार भी तो कहा गया था, तो पिछले बार का भी हिसाब तो आता नहीं है। बस ये कह दिया जाता है साहब इतना हमारे ग्रॉस रूट लेवल पे जो डेवलपमेंट है, इतना घाटा हो गया, इतना राजकोषीय घाटा हो गया, हम इसी से अंदाजा लगाते हैं। लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ, जितना मैं मानता हूँ, समझता हूँ कि सरकार 40,000 45,000 करोड़ से बजट से धीरे धीरे राइज करते करते 57,000 करोड़ तक पहुंची है। उनकी नीयत पे शक नहीं है, लेकिन नीति अच्छी रखें ताकि इस बजट का लाभ जनता को मिले। सुशील जी, आपसे एक और चीज़ जानना चाहूँगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2022 चुनावी साल है, और सरकार के लिए ये जो बजट है ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी रहा है। और इसी के तहत इस बार के बजट की अगर हम बात करें तो बजट में युवाओं को और खेल जगत के लिए काफ़ी अच्छा बजट दिया गया है। लगभग 9,450 करोड़ का ये बजट है। क्या लगता है कि युवाओं पर जिस तरीके से सरकार फोकस बना रही है, तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव की तैयारी है एक तरीके से? नहीं, ये इसको नकारा नहीं जा सकता। ये सवाल जो आपने किया ये कितना सही है ये पड़ताल किया जा सकता, बट नकारा नहीं जा सकता। इसमें कोई दुविधा नहीं। जैसे कि हमने बताया कि 9,450 करोड़ का, इसमें और भी आइटम है, केवल युवा विकास नहीं है, शिक्षा, चिकित्सा सभी इसमें एक मिश्रित। और एक चीज़ हमको समझना चाहिए कि अगर हम एक थोड़ा सा वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो सबसे बेसिक नीड जनता की क्या है या युवाओं की क्या है। अगर आपने युवाओं का क्वेश्चन किया है, युवाओं का पहला क्वेश्चन ये है कि उसकी शिक्षा, चिकित्सा दुरुस्त के साथ रोजगार मिले। भाई कोई बीमार भी नहीं होना चाहेगा,
और कोई बेरोजगार अशिक्षित भी नहीं रहना चाहेगा। लेकिन ये दोनों अगर नहीं है, इससे बाहर निकला तो तीसरा क्या चाहिए उसको? रोजगार। और रोजगार सभी समस्याओं की जननी है, यानी बेरोजगारी जो है सभी समस्याओं की जननी है। बेरोजगारी गरीबी की जननी है, बेरोजगारी बीमारी की जननी है। तो ये इसको खत्म करने के लिए सरकार के पास क्या एजेंडे हैं? क्या सरकार ये बताने जा रही है कि साहब हम 10,000, 50,000 या 2 लाख लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं, है ना? तो अब वैसे तो उन्होंने एक डेटा दिया था बहुत पहले कि हम 7,24,25,000 लोगों को रोजगार दे चुके हैं, जिसमें वो डेटा में 1,90,000 के आसपास मनरेगा वाले भी थे। तो हमने क्वेश्चन भी किया था कि मनरेगा में तो बाकी के मुख्यमंत्री भी दिए होंगे, 2006 से मनरेगा चल रहा है, ये कोई रोजगार थोड़ी हुआ। आप ये बताइए, सिपाही, दरोगा, फलाना ढिमका, इनकी भर्ती कितना किया, उपनल से कितना दिया, चलिए वही बता दीजिए, संविदा पे कितने रखे वही बता दीजिए, वो सब बता रहे हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि असल में रोजगार का क्या मतलब लोग समझते हैं। अगर कोई स्कूटर निकाल करके ये सड़क पे चलाता है ये ऑटो, तो अगर सरकार समझे कि ऑटो बिक गया इसलिए रोजगार हो गया, तो फिर तो अलग ही हो गई रोजगार की परिभाषा। तो कहने का जो आपका सवाल है, युवाओं को लुभाने का प्रयास क्यों नहीं होगा? युवा वोटर है, 18 साल के बाद लोग वोट देते हैं। 9 लाख के आसपास, 9 लाख से थोड़ा ज़्यादा है, 9, 35, 40 होंगे एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में बेरोजगार दर्ज हैं। यहाँ पर 75-80 लाख के बीच में लोग वोटर हैं। तो उसमें 10, 15, 20 लाख जो बेरोजगार युवा, जो ग्रेजुएट्स वगैरह घूम रहे हैं, अगर उनको कुछ